एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए मिडवाइफरी का एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मैं 50 एमसीक्यू का सेट लेके आई हूँ। आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल भी है। आप लोग सेशन में एंड तक जुड़े रहिएगा। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान सामान्य वजन वाली महिला के लिए कितना वजन बढ़ाना सही माना जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम में जो होता है वेट इंक्रीज होता है, वेट बढ़ता है, और यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ये वेट बढ़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यह 1 kg इसमें वेट बढ़ता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg के लगभग वेट जो होता है वह बढ़ता है। और इसमें टोटल जो वेट हो जाएगा यहाँ पे 11 से 11.5 से 16 kg के बीच में वेट बढ़ता है इसमें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्साइड का टीका लगाने का क्या मकसद होता है। प्रेगनेंसी के टाइम टीटी का इंजेक्शन डोज लगता है, क्यों लगाते हैं ये इंजेक्शन। ऑप्शन दिया गया एनीमिया को रोकने के लिए, नवजात शिशु में टेटनस को रोकने के लिए, माँ की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, या फिर समय से पहले प्रसव यानी प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए। तो टीटी का जो इंजेक्शन लगाते हैं उसका मेन रीज़न होता है बच्चा में जो होता है नवजात शिशु में टेटनस को रोकना, न्यूनेटल टेटनस को रोकने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होता है। एचबी का नॉर्मल जो है लेवल पूछा गया है, कितना होना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी में। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये होना चाहिए 11 से 14 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कम जोखिम वाली गर्भावस्था में पहले 28 हफ्तों तक प्रसव पूर्व जांच एंटीनेटल विजिट कितनी बार करवानी चाहिए। गर्भावस्था से पूर्व जो नियमित देखभाल होता है उसको एंटीनेटल विजिट कहते हैं। तो यहाँ पे WHO के अनुसार कम से कम 4 विजिट किया जाता है, और यहाँ पे अगर मैक्सिमम पूछे जाए तो मैक्सिमम में 13 विजिट करना चाहिए, जिसमें कि 28 सप्ताह जिसको बोलते हैं 28 सप्ताह यानी 7 मंथ तक जो है मंथली रूप से विजिट करना चाहिए। और 8वां मंथ में जो विजिट करना चाहिए वो 1 मंथ में 2 बार, और फिर 9वां मंथ में जो है 1 मंथ में 4 बार विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे टोटली जो हो गया 13 विजिट हो गया, इसमें 2 विजिट, उसके बाद इसमें 4 विजिट, तो यहाँ पे टोटल हो गया 13। और यहाँ पे 28 सप्ताह बोला गया है, तो 28 सप्ताह में प्रसव पूर्व जांच कितनी करनी चाहिए। 28 सप्ताह हो गया 7 मंथ, और 7th मंथ में जो है मंथली रूप से विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर महीने। क्वेश्चन नंबर 5, लियोपोल्ड की तकनीकों लियोपोल्ड्स मैन्यूवर्स का उद्देश्य क्या होता है। लियोपोल्ड मैन्यूवर्स क्या होता है, जिसमें कि फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप जैसे हो गया, पॉलिक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप वगैरह जो होता है वो सब देखा जाता है, इसमें असेसमेंट किया जाता है इन सभी का। इसमें जो होता है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है असेसमेंट करने का,
ऑप्शन में दिया गया है फीटल हार्ट रेट का आकलन करना, भ्रूण की स्थिति और प्रस्तुति यानी फीटल पोजीशन एवं प्रेजेंटेशन का निर्धारण करना, या फिर फंडल ऊंचाई फंडल हाइट मापना, या फिर भ्रूण की गतिविधियां यानी फीटल मूवमेंट की जांच करना। तो लियोपोल्ड्स मैन्यूवर्स का मुख्य उद्देश्य होता है, जो मेनली इसका होता है, ये फीटल पोजीशन जो होता है उसको, और ये प्रेजेंटेशन जिसमें सिफेलिक वर्टेक्स या फिर वर्टेक्स क्या है उसका निर्धारण करना होता है। तो मेनली जो होता है ये भ्रूण की स्थिति और प्रस्तुति का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भावस्था में रक्तचाप ब्लड प्रेशर का सामान्य स्तर क्या होता है? प्रेगनेंसी में बीपी पूछा गया है, नॉर्मल लेवल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होना चाहिए 120/80 से लेकर 139/89 mmF/Hg के बीच होना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक कैल्शियम की अनुशंसित मात्रा क्या है? डेली रिक्वायरमेंट पूछा गया है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए दैनिक कैल्शियम की अनुशंसित मात्रा क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी 1000 मिलीग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रसव पूर्व जांच एंटीनेटल विजिट के दौरान फंडल ऊंचाई मापने का क्या उद्देश्य होता है? एंटीनेटल विजिट जब करने जाते हैं उस दौरान फंडल हाइट जो होता है उसका मेजरमेंट भी किया जाता है, और ये मेजरमेंट करने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया भ्रूण की स्थिति निर्धारित करना, भ्रूण का वजन अनुमान लगाना, भ्रूण की वृद्धि का आकलन करना, एमनियोटिक द्रव की जांच करना। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? भ्रूण की स्थिति का निर्धारण करना, भ्रूण का वजन का अनुमान लगाना, या फिर भ्रूण का जो ग्रोथ होता है उसका आकलन करना, या फिर एमनियोटिक द्रव की जांच करना। तो फंडल ऊंचाई जो मापते हैं उसका मेन जो होता है उद्देश्य वो होता है भ्रूण में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, और कितना जो है उसका फंडल का हाइट है। तो वही जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की वृद्धि का आकलन करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक आयरन सप्लीमेंटेशन की अनुशंसित मात्रा क्या है? भारत में पूछा गया है गर्भवती महिला के लिए आयरन सप्लीमेंटेशन की अनुशंसित मात्रा क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे हो जाएगा इसका जो आयरन का सप्लीमेंटेशन जो अनुशंसित मात्रा होता है वो होता है 100 मिलीग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, गर्भावस्था में ट्रिपल टेस्ट का क्या उद्देश्य होता है? प्रेगनेंसी के टाइम में ट्रिपल टेस्ट होता है, ये टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया भ्रूण में असामान्यताएं यानी फीटल एनोमलीज पहचानना, भ्रूण का लिंग पता करने के लिए, गर्भकालीन मधुमेह की जांच करना, या फिर मां के थायराइड कार्य का आकलन करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ट्रिपल टेस्ट करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो भी कंजेनाइटल ये फीटल एनोमलीज होता है, फीटल एनोमलीज उसको पहचानना, भ्रूण में असामान्यताएं को पहचानना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
दो गर्भधारणों के बीच अनुशंसित अंतराल कितना होना चाहिए? दो गर्भधारण के बीच यानी गैप कितने अंतराल का होना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया कम से कम 6 मंथ, कम से कम 12 महीने, कम से कम 18 महीने या फिर कम से कम 24 महीने। यहाँ पे कम से कम पूछा गया है अंतराल। ऐसे तो 3 साल का गैप रखना चाहिए और यहाँ पे कम से कम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 24 महीने का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सिम्फाइसिस फंडल ऊंचाई। सिम्फाइसिस फंडल हाइट मापने का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो फंडल हाइट मापते हैं उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? भ्रूण की स्थिति का पता लगाना, गर्भकाल का अनुमान लगाना, एमनियोटिक द्रव की मात्रा का आकलन करना या फिर बहुगर्भधारण मल्टीपल प्रेगनेंसी की जांच करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भकाल का अनुमान लगाना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव की शुरुआत का संकेत नहीं है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? प्रसव का शुरुआती संकेत नहीं है। तो शुरुआत में जो देखने को मिलता है वो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन या इसमें ब्लड जो शो होता है वो भी देखने को मिलता है और जो मेम्ब्रेन होता है वो फट जाता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे जो नहीं देखने को मिलता है वो भ्रूण की गतिविधि में वृद्धि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के दौरान शारीरिक परिवर्तन है? फिजियोलॉजिकल परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन होता है प्रसव के दौरान, कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया दिल की धड़कन में कमी, श्वसन दर में वृद्धि, रक्तचाप में कमी, शरीर के तापमान में वृद्धि। तो प्रसव के टाइम जब लेबर हो रहा होता है उस टाइम जो परिवर्तन होता है वो होता है श्वसन दर में वृद्धि हो जाता है। और यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन दर में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा लियोपोल्ड की तकनीकों का घटक नहीं है? लियोपोल्ड तकनीकों का घटक नहीं है। लियोपोल्ड में जो होता है 4 होता है, इसमें शामिल होता है 4 प्रकार का शामिल होता है लियोपोल्ड मैन्यूवर में, जिसमें कि होता है फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पॉलिक ग्रिप और फर्स्ट लेटरल ग्रिप। फर्स्ट पॉलिक ग्रिप यहाँ पे शामिल नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योनि परीक्षण, वेजाइनल एग्जामिनेशन। अगला यहाँ पे है प्रसव के दौरान फीटल डिस्ट्रेस का संकेत कौन सा है? प्रसव के दौरान जो फीटल डिस्ट्रेस होता है उसका संकेत कौन सा है? भ्रूण के दिल की धड़कन में तेजी, भ्रूण के दिल की धड़कन में देरी, भ्रूण गतिविधियों में वृद्धि, साफ एमनियोटिक द्रव। तो फीटल डिस्ट्रेस का संकेत क्या हो सकता है यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण के दिल की धड़कन में देरी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर में नहीं है?
कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेवर में नहीं है। तो इसमें जो शामिल होता है वो होता है इंगेजमेंट, फ्लेक्शन और अवरोहण माने डिसेंट। और इसमें शामिल नहीं है वो हो जाएगा डायलेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसव के दौरान मैटरनल डिस्ट्रेस का संकेत कौन सा है? मैटरनल डिस्ट्रेस का संकेत पूछा गया है। तो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन ये तो नॉर्मल है, साफ एमनियोटिक द्रव और सामान्य रक्तचाप ये सब नॉर्मली है। और मैटरनल डिस्ट्रेस के संबंध में देखा जाए तो यहाँ पे हो सकता है उसमें गंभीर सिर दर्द और दृष्टि संबंधी समस्याएं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा बिशॉप स्कोर का घटक नहीं है? बिशॉप स्कोप का घटक नहीं है। बिशॉप स्कोर में जो होता है, इसमें जो स्कोर होता है ये होता है 0 से 13 स्कोर होता है बिशॉप स्कोप में जो स्कोर होता है अगर 6 से कम है तो माँ प्रसव के लिए तैयार नहीं है, अगर 6 से ज़्यादा है तो वो प्रसव के लिए तैयार होती है। इसमें जो स्कोर होता है वो 0 से 13 होता है। और इसमें जो होता है और यहाँ पे विश्वकोप में टोटल 5 पैरामीटर होते हैं जो कि जिसमें 4 सर्विक्स से संबंधित होते हैं और 1 स्टेशन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन घटक नहीं है, तो यहाँ पे सर्विक्स से संबंधित आ गया है। जैसे यहाँ पे सर्विक्स डायलेटेशन, सर्विक्स इफेसमेंट और इसके अलावा होता है यहाँ पे सर्विक्स पोजीशन, सर्विक्स कॉन्स्टिनेंस और एक हो गया यहाँ पे फीटल स्टेशन। तो ये तीनों जो है यहाँ पे शामिल है, लेकिन यहाँ पे भ्रूण में दिल की धड़कन जो हो जाएगा ये घटक नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा योनि प्रसव के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और निर्देश है? पिछला सिजेरियन सेक्शन, गर्भकालीन मधुमेह, पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया या फिर हल्का प्रीएक्लेम्सिया। किसमें जो है योनि प्रसव नहीं कराना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव को प्रेरित करने का तरीका नहीं है? कौन सा प्रसव को प्रेरित करने का तरीका नहीं है? प्रसव को प्रेरित करने का तरीका नहीं है मतलब इंड्यूस्ड लेबर इसमें प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, कृत्रिम झिल्लियों का फटना, प्रोस्टाग्लैंडिन जेल, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। तो ये तीन कंडीशन है, इसमें प्रसव को इंड्यूस्ड कर सकते हैं। इस कंडीशन से इसका यूज करके प्रसव को इंड्यूस्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तरीका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के दूसरे चरण का संकेत है? सेकेंड स्टेज लेबर का संकेत है। तो इसमें होता है रेगुलर कंट्रैक्शन, ब्लड शो, अर्ज टू पुश, धक्का देने की इच्छा, झिल्लियों का फटना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेकेंड स्टेज का संकेत पूछा गया है। तो इसमें जो होती है माँ वो धक्का देने की इच्छा यानी पुश करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अपगार स्कोर का घटक नहीं है? अपगार स्कोर कंपोनेंट, अपगार स्कोर में क्या क्या होता है? एपीरियंस होता है, पल्स होता है, ग्रीमेशेस, एक्टिविटी और रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? हार्ट रेट होता है, रेस्पायरेटरी होता है, मसल स्टोन भी होता है। तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर का परिमाप।
निम्नलिखित में से कौन सा प्लासेंटा के अलग होने का संकेत है? प्लासेंटा का सेपरेशन, यानी प्लासेंटा बेबी के डिलीवरी होने के बाद प्लासेंटा जो होता है वो यूट्रस से अलग होता है। अलग होने का संकेत क्या है? इसमें सडनली गश ऑफ ब्लड, यानी अचानक खून का बहाव होना, नाभि की रस्सी का लंबा होना, गर्भाशय नरम और गंदला होना, सर्विस का बंद होना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभि की रस्सी का लंबा होना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के दौरान भ्रूण के स्वास्थ्य का आकलन करने का तरीका नहीं है? इंटरमीडिएट एस्कुलेशन, अंतराल पर सुनना, निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी, भ्रूण के स्केल्प में रक्त नमूना लेना, मातृ रक्तचाप की निगरानी। तो बच्चे के लिए यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, भ्रूण के स्वास्थ्य का आकलन करने का तरीका नहीं है। बच्चे के लिए ये तीनों कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जो है ये मातृ रक्तचाप की निगरानी ये माँ के लिए है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मातृ रक्तचाप की निगरानी। निम्नलिखित में से कौन सा अवरुद्ध प्रसव ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का संकेत है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी रुका हुआ प्रसव। सर्विस के खुलने में की तेजी, बेंडल की छल्लों का निर्माण, साफ एमनियोटिक द्रव या फिर नियमित संकुचन। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बेंडल की छल्लों का निर्माण। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन का घटक नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तीसरा चरण में पूछा गया है, तो इसमें तीसरे चरण का घटक नहीं है। तो तीसरे चरण में क्या क्या किया जाता है? इसमें ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, सीसीटी जिसको कंट्रोल कोट्रैक्शन बोलते हैं, ये किया जाता है, यूट्राइन मसाज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है दे दिया गया कृत्रिम झिल्लियों का फटना, जो कि इसका घटक नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे 28 नंबर, और आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव प्रबंधन में 5C से संबंधित नहीं है? 5C क्या होता है? 5C जिसमें होता है कम्युनिकेशन, कंफर्ट, क्लीननेस, और 2 होता है इसमें संगठन, सहयोग वगैरह, कोलैबोरेशन वगैरह जो है आ जाएगा प्रबंधन में, प्रसव प्रबंधन में 5C। तो यहाँ पे नहीं जो होगा वो हो जाएगा सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अपगार स्कोर का घटक है? अपगार स्कोर में 5 घटक होता है, इसमें क्या शामिल है यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ट रेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव में मिसोप्रोस्टोल के उपयोग के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? किसमें जो है मिसोप्रोस्टोल के उपयोग के बाद भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? अगर पिछला सिजेरियन सेक्शन है, ग्रांड मल्टीपैरिटी है, या फिर गर्भकालीन मधुमेह है, या फिर प्लासेंटा प्रीविया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गर्भकालीन मधुमेह। निम्नलिखित में से कौन सा प्लासेंटा के अलग होने का संकेत नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्लासेंटा अलग होने का संकेत नहीं है।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सर्विस का बंद होना। किस डिग्री के पेरिनियल आंसू में एनल स्फिंक्टर शामिल होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरी डिग्री में पेरिनियल आंसू में एनल स्फिंक्टर शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के लिए मानदंड नहीं है? BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, इसके अंतर्गत इसका मापदंड नहीं है। BFHI में 10 कदम होते हैं। इसके अंतर्गत होता है रूमिंग इन, स्तनपान जितना जल्दी से जल्दी शुरू करना, उसके बाद कोई कृत्रिम चूसने वाले या पेसिफायर नहीं होना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई विशेष फॉर्मूला फीडिंग नहीं करवाना है, जिसमें नॉर्मली रूम माँ और बच्चे को एक साथ रखना है, स्तनपान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना है, कोई बोतल वगैरह का फीडिंग नहीं करवाना है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीटोसिन देने का एक साइड इफेक्ट है? यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है वहाँ पे। तो क्या है इसका साइड इफेक्ट? ये होता है हाइपरटेंशन। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक नवजात देखभाल इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर का घटक नहीं है? बेबी को जो होता है 2 प्रकार का केयर दिया जाता है, एक इमीडिएट, एक रूटीन केयर दिया जाता है। और यहाँ पे हम लोग से पूछा गया इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर का घटक नहीं है। तो ये होता है इमीडिएट में शामिल होता है अपगार स्कोर का आकलन करना और विटामिन के वगैरह देना, ये सब इमीडिएट में शामिल होता है। तो यहाँ पे शामिल नहीं पूछा गया, ये होता है ऑप्शन नंबर डी, सिजेरियन सेक्शन करना। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है? किस कंडीशन में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? अगर माँ जो है HIV से संक्रमित है तो उस टाइम इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के दूसरे चरण का संकेत नहीं है? धक्का देने की इच्छा, पूरी तरह से खुला सर्विक्स, झिल्लियों का फटना या फिर रेक्टल दबाव। सेकेंड स्टेज में चरण नहीं है, तो इस चरण में स्टेज में झिल्लियों का फटना नहीं होता है। यहाँ पे होता है पुश करना, फुली डायलेटेड होता है सर्विक्स और रेक्टल प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से उस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव प्रबंधन में 5C का घटक नहीं है? वहाँ पे था, तो यहाँ पे पूछा गया है प्रसव प्रबंधन में 5C का घटक नहीं है। इसमें शामिल होता है कॉन्फिडेंस, क्लीननेस, कंफर्ट, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है सिजेरियन सेक्शन, जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा माँ और नवजात के लिए जल्दी त्वचा से त्वचा संपर्क के लाभों में शामिल नहीं है? बोलने का मतलब यहाँ पे KMC में जिसमें त्वचा से त्वचा संपर्क होता है उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और यहाँ पे नहीं दिया गया, नहीं शामिल है। तो इसमें जो होता है टेम्परेचर मेंटेन होता है, बंधन में वृद्धि होता है, और यहाँ पे स्तनपान को सुविधाजनक बनाया जाता है। और यहाँ पे नहीं हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रमण का बढ़ा हुआ जोखिम।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्लासेंटा के अलग होने का संकेत नहीं है। योनि से रक्तस्राव, पेट में दर्द, गर्भाशय की संवेदनशीलता, सर्विक्स का खुलना। तो अगर प्लेसेंटा का संकेत नहीं पूछा गया तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा अपगार स्कोर का घटक नहीं है। क्या आ जाएगा राइट आंसर, घटक नहीं पूछा गया है। तो अपगार स्कोर में शामिल होता है पीरियंस, पल्स, ग्रीमिश और इसके अलावा और भी शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वजन जो होता है यहाँ पे शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वजन। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय प्रबंधन का निदान करने के लिए मानदंड नहीं है। प्रसव का सक्रिय प्रबंधन निदान करने के लिए नहीं है। इसमें नियमित दर्दनाक संकुचन, सर्विक्स का 4 सेंटीमीटर या उससे अधिक खुलना, झिल्लियों का फटना, भ्रूण का अवरोहण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विक्स का 4 सेंटीमीटर उससे अधिक खुलना। सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें झिल्लियों का फटना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झिल्लियों का फटना। सामान्य प्रसव के तुरंत बाद एक स्वस्थ मरीज की सामान्य नाड़ी दर क्या होती है। तो ये नाड़ी दर जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 धड़कनों प्रति मिनट से कम। यहाँ डिलीवरी के बाद जो होता है, सामान्य प्रसव के तुरंत बाद जो होता है, मरीज का नाड़ी दर जो होता है उसमें कमी आने लगती है। तो यहाँ पे 100 धड़कनों के प्रति मिनट से कम यानी नॉर्मल होने लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामान्य प्यूपेरियम में सर्विक ओएस कब बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 सप्ताह यानी 42 डे। प्रसव के 7वें दिन एक सामान्य रूप से सिकुड़ते गर्भाशय का आकार लगभग कितने गर्भकाल के बराबर होना चाहिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये होता है 12 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी। प्लेसेंटा के प्रसव के बाद पहले घंटे में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या होती है। इसमें जो होता है पहले घंटे में, प्रसव के बाद पहले घंटे में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जो होती है उसमें देखा जाता है गर्भाशय का सिकुड़ा है या नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि मरीज का तापमान प्यूपेरियल पायरेक्सिया है तो, प्यूपेरियल पायरेक्सिया मतलब बुखार, मरीज का तापमान कितना होता है उसमें। तो ये होता है पहले 10 दिनों के दौरान 38 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ता है और 24 घंटों तक बना रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यूपेरियल पायरेक्सिया पैदा करने वाले मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई वाले मरीज का इलाज कैसे किया जाना चाहिए। तो प्यूपेरियल पायरेक्सिया हुआ है तो उस कंडीशन में जो है मरीज का ट्रीटमेंट, इलाज जो किया जाता है वह एंटीबायोटिक दिया जाता है। इसमें घर पर मौखिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल देना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, प्यूपेरियल ब्लूज विकसित करने वाले मरीज का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए।
अगर प्यूपेरियल ब्लूज है तो उस कंडीशन में मरीज का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? तो उसमें जो है उसे सतावना देना चाहिए, उसकी भावनाओं का स्पष्टीकरण देना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। द्वितीयक प्रसवोत्तर रक्तस्राव सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे सामान्य कारण क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो हम लोग से यहाँ पे पूछा गया सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे सामान्य कारण। तो यहाँ पे इसका कारण जो होता है ये गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन, चाहे प्लेसेंटा का कोई टुकड़ा रिटेंड हो या ना हो, तो उस कंडीशन में ये द्वितीयक प्रसवोत्तर देखने को मिलता है। रिटेंड प्लेसेंटा क्या हो गया, जिसमें जो है ये प्लेसेंटा का जो है वो 30 मिनट से अधिक तक रुका हुआ है, तो उस कंडीशन को रिटेंड प्लेसेंटा कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग सेशन में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है, तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।